साथियों, बिना समय को जाया किए हुए हम लोग तुरंत अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय वस्तु होगा यह पृथ्वी और उससे गति से संबंधित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर जरूर इस वीडियो को वॉच कीजिए। अध्याय 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कक्षा 6 से संबंधित यह सारे भूगोल के प्रश्न उत्तर आपके समक्ष रखे गए हैं और साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट किया गया है और आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है। अतिरिक्त जानकारी मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो आगे चलकर आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बेहतर लगेगा। अगर बेहतर लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अपना प्यार विश्वास इस चैनल के साथ बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ये आपकी अपने दिल की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस चैनल के साथ जुड़ा रहूं। मिस्टर पांडे एकेडमी ऑफिशियल चैनल के साथ मैं अपना संबंध स्थापित करूं। हमारे परिवार के एक बेहतर सदस्य बनने के लिए मुझे बहुत खुशी होगा। अगर आपका विश्वास करें तो जरूर जुड़िएगा। आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है एक बार पूरे दिन में, यानी दिन का मतलब हो गया 24 घंटे, 24 घंटे में पूरी एक बार चक्कर लगा लेता है। और इस चक्कर लगाने की स्थिति को हम लोग दैनिक गति के नाम से जानते हैं या घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। अगले तरफ पॉइंट की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है, बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है और एक काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। याद रखिएगा 23.5 डिग्री पर अवस्थित है, जिसे अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे सूर्य की चक्कर लगाती है और जिस गति से वो चक्कर लगाती है उस गति का नाम क्या है? परिभ्रमण गति। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर बड़े मजेदार पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कल भी मैंने इस संबंध में जिक्र आपके समक्ष रखा था और आज भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें से 6 ग्रह जो हैं ये आपके वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं। यानी इनका घूमने का जो स्थिति है यह पूरब से नहीं पश्चिम से पूरब की तरफ है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से वो वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इसी कारण से पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ जब घूमती है पृथ्वी तो इसको आभासी गति के नाम से जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सूर्य पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ पाइएगा। देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पृथ्वी हो गया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं होगा तो कॉपी में नोट कर लीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाता है और ठीक 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की अवस्थित स्थिति बनी होती है। ठीक इसके 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद 22 दिसंबर को देखते हैं। 22 दिसंबर में हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ हो रहा है और दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा है? ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसका ठीक विपरीत चल रहा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जहां गर्मी चल रहा था, ठीक 6 महीना बाद ठीक उसी उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम प्रारंभ हो गया। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ठंडी का मौसम था। तो आप तुरंत देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद वहां गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक इसी तरीके से यहां भी है, 6 मंथ की बात चल रही है, 6 महीने की बात इसमें भी है। यहां कह रहा है कि जब पृथ्वी 21 जून से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा तो 23 सितंबर का समय आएगा और 23 सितंबर में जो उत्तरी गोलार्ध होंगे उस उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा, यानी शरद ऋतु आना चालू हो जाएगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आपके वसंत ऋतु चालू हो जाएंगे। ठीक इसके ऊपर की तरफ बात करते हैं 6 महीने बाद। जब 6 महीने बाद का हम लोग जिक्र करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या चालू हो जाएगा? बसंत ऋतु, क्योंकि 6 महीना पहले तो शरद ऋतु था और शरद ऋतु प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ आप ऑलरेडी देख लीजिए, डेट कितना है? 23 सितंबर को। और 6 महीने बाद 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु प्रारंभ हो रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो शरद ऋतु प्रारंभ होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न मैच द फ्लोइंग के नाम पर आपको मिल सकते हैं और ये वीवीआई में ले लीजिएगा, ठीक ना? ये वीवीआई में ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्मकालीन ऋतु प्रारंभ होती है तो ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में आपके ठंडी का मौसम आ जाता है, यानी शीत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। और 6 महीना बाद की बात की जाए तो देखा जाए तो वही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है। अब थोड़ा सा इन सब को थोड़े से अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। 3-3 महीने का अंतराल में, 6-6 महीने का अंतराल में तो मैंने बता दिया, अब 3-3 महीने का अंतराल में देखते हैं। 21 जून से ठीक 23 सितंबर आपके 3 महीना लगभग है और यहाँ से भी 3 महीना, ये भी है, ये भी 3 महीना है, ये भी 3 मंथ है। तो 3-3 मंथ का अंतराल है, अब कुल मिलाकर पूरे साल का है।
तो आप समझिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन चालू होता है। ठीक उसके 3 महीने के बाद 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या है, ऊपर वाला हिस्सा ही उत्तरी गोलार्ध में आता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यह ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। याद रखिएगा गोलार्ध को हमेशा बेहतर ढंग से जानना है, ठीक ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने जिक्र किया है कि जब 21 जून को ग्रीष्मकाल चालू होता है तो ठीक उसके बाद 23 सितंबर को शरद ऋतु चालू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही शरद ऋतु चालू होता है ठीक उसके 3 महीने के बाद उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा शीत ऋतु प्रारंभ होता है। शीत ऋतु के ठीक 3 महीने के बाद बसंत ऋतु आता है और बसंत ऋतु के ठीक महीने के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है। हमने उत्तरी गोलार्ध का जिक्र इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी छोर पर यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत अवस्थित है। इसका भी हम डायग्राम आपको आगे दिखा देंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ आगे का पॉइंट था, क्या चीज़, हाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पर ठीक सामने होता है। कहने का मतलब है कि ये हो गया अपना अर्थ, ये हो गया सन, तो सन का एकदम जो लाइट होगा ना ये पूरा का पूरा एकदम सामने पड़ेगा, क्योंकि तो झुका हुआ है, तो झुका हुआ है तो क्या हो गया कि ये हिस्सा में तो ज़्यादा पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में मान के चले कि इस तरीके से आया तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये हिस्सा में तो ज़्यादा रोशनी पड़ेगा ना, और ये ज़्यादा पड़ने की वजह से गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा तो इक्वेटर में पड़ेगा, ठीक ना, इक्वेटर में पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को दिन जो होता है 12 घंटा ना होकर 14 घंटा हो जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा 12 घंटा ना होकर 14 घंटा हो जाता है। और इस समय क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और रात छोटे होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और भी डिस्कशन देंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा देश इसी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में आपका है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, उत्तरी, यानी कहने का मतलब है कि उत्तरी ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यानी ये पूरब का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा हो गया, दक्षिण का, ये उत्तर का। तो ये उत्तर और पूरब दिशा में यहाँ पर हमारा भारत अवस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम पूरे अर्थ के किस हिस्से में है, तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में हम लोग। तो उत्तरी ध्रुव पर ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगभग 6 महीने पड़ता है, और यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं। ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा रहता है। यही कारण है कि ध्रुव में लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। आइए यहाँ पर बात समझिए, ये बात आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखिए ये हो गया सन। जब सन का प्रकाश तिरछा होके जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब तिरछा होके जाएगा तो यहाँ पर प्रकाश जो है ना सबसे कम पड़ेंगे। कम पड़ने की वजह से यहाँ पर रोशनी तो रहेगी, लेकिन रोशनी के साथ साथ यहाँ अंधेरा भी रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि इस हिस्से में अगर दिन होगा, ठीक ना, तो इस हिस्से में रात होगा। याद रखिए, क्योंकि अगर बात हम ऐसे करते हैं, सूर्य को इस तरीके से मोड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिन और रात किस तरीके से बनेंगे, ठीक ना। साथ ही साथ ये हिस्सा जो है ये काफ़ी ठंडा वाला इलाका होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ये ठंडा वाला इलाका है। आपको नोट इस बात का रखना है कि अगर एक हिस्से में दिन होगा तो दूसरे हिस्से में रात होगा, और उसकी अवधि कितनी होगी, पूरे के पूरे 6 मंथ होंगे। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो ऊपर वाला हिस्सा है ये काफ़ी बर्फीला होता है, और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। किस नाम से जानते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध में एक लाइन यहां से गुजर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन गुजर रहा है। इस लाइन का भी एक नाम है उत्तर ध्रुव वृत्त, जो कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री पर है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव में उत्तरी शीत कटिबंध में जो लाइन गुजरती है वह लाइन कितने डिग्री का होता है, तो आपका आंसर 66.5 डिग्री उत्तर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उत्तर में उत्तर जरूर देना है, दक्षिण में दक्षिण जरूर देना है। तो ये इलाका बहुत ठंडा होता है। अब बात कर लेते हैं, ये कर्क रेखा है। आप जानते हैं कि भारत का स्थिति मान के चलिए कि भारत है, ठीक ना। मेरा डायग्राम तो सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये भारत है, एक बॉक्स के माध्यम से बताता हूँ। तो आपको ध्यान देना होगा कि कर्क रेखा जो है ना भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और पूरे के पूरे कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांट देता है। 2 हिस्सों में बांटने का मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये काफ़ी गर्म वाला इलाका होता है। जो आप लोग दक्षिण भारत का इलाका देखते हैं ना, दक्षिण भारत के इलाका में आप क्या जाइए, जो गुजरात से नीचे आ जाए, महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया। ये सारे इलाके जो है ना ये उष्ण कटिबंध इलाके कहलाते हैं। मतलब उष्ण कटिबंध इलाके में ये अवस्थित हैं।
और इसी वजह से यहाँ पर गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन देखा जाए कि ऊपरी का हिस्सा वो तो ठंडा होता है भाई, जम्मू कश्मीर वगैरह हिमाचल में चले जाइए तो ठंडा मिलता है। तो आखिर उसका क्या माजरा है? उसका माजरा ये है कि जैसे जैसे कर्क रेखा से आप ऊपर की तरफ जाइएगा वैसे वैसे ठंडे इलाके की तरफ आप बढ़ते जाइएगा, और जैसे जैसे कर्क रेखा के आप नीचे की तरफ आइएगा आपको गर्म इलाका मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीतोष्ण कटिबद्ध। याद रखिएगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबद्ध। शीतोष्ण का मतलब क्या होगा? इसमें शीत भी मिल रहा है और उष्मा भी मिल रहा है, इसी शीत और उष्मा की वजह से इसे शीतोष्ण नाम दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा के बीच जितने भी देश आएंगे वह सारे देश जो हैं आपके उत्तरी शीतोष्ण कटिबद्ध इलाके में अवस्थित होंगे। बात क्लियर यहां पर? अब कर्क रेखा से नीचे जो लाइन आता है इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो होता है 0 डिग्री पर होता है, कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। अच्छा, वही आपके मकर रेखा की बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। सेम सिचुएशन जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे की तरफ भी है। नीचे में भी हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के बीच जो इलाका आता है उसे भी हम लोग शीतोष्ण कटिबद्ध इलाका कहते हैं, क्योंकि शीत की भी प्रभाव इसमें पड़ता है और उष्मा का भी प्रभाव इसमें पड़ता है। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे वह इलाका ठंडा होते जाता है, और जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वह इलाका गर्म होते जाता है। क्योंकि पृथ्वी जो है, सन जो है, उस सन का डायरेक्ट प्रकाश आपके विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। इसलिए विषुवत रेखा के मतलब मध्य में जो भी देश आपको मिलेंगे काफ़ी गर्म इलाका कहलाते हैं। वहाँ के अधिकांश लोग ब्लैक होते हैं, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने से स्किन में जो भी चेंजिंग आती है वो देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप ठंडे इलाका की तरफ बढ़ोगे वहाँ के लोग भूरे भूरे होते हैं, ठीक ना, यानी हद से ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से उनके स्किन में ये चेंजिंग हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारे देश हैं उसमें अलग अलग रंगों के लोग पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ठंड भी मिलता है और गर्म भी मिलता है। भारत ही नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा के समीप जो भी देश मिलेंगे, ठीक ना, वो सारे भारत की तरह ही मिलेंगे। मकर रेखा की तरफ जो भी देश मिलेंगे दोनों के हिस्सेदारी में, ठीक ना, ये भी भारत की जैसे ही मिलेंगे। लेकिन बात आ जाए कि एकदम विषुवत रेखा के समानांतर कोई देश मिल जाए जिसमें उष्मा की ज़्यादा कैपेसिटी हो, ज़्यादा गर्मी लगता हो, वह उष्ण कटिबद्ध इलाका कहलाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और कई बार इससे प्रश्न उठाए भी गए हैं और कई बार लड़के इसमें अटके भी हैं। मेरे ख्याल से मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है और आप अच्छे ढंग से भी समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन में डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में काटती है, ठीक है। भारत को 2 हिस्सों में काटने की वजह से, कर्क रेखा काटने की वजह से इसमें गर्म इलाका भी पड़ता है, इसमें ठंडा इलाका भी पड़ता है, और ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी और ठंडी पड़ती है उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबद्ध इलाका कहते हैं। ऐसे इलाका जिसमें ज्यादातर गर्मी पड़ती है उसे हम लोग उष्ण कटिबद्ध इलाका कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में आ गया। तीसरा यह है कि ध्रुव की तरफ हम लोग जो स्थिति हम लोग पाते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ पाए जाते हैं। बात खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब ये ध्यान देना है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर अवस्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर में अवस्थित है। मकर रेखा कितने डिग्री में अवस्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण में अवस्थित है। विषुवत रेखा कैसी अवस्थित है? तो भैया विषुवत रेखा 0 डिग्री पर अवस्थित है और यह सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इसलिए यहां पर गर्मी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है, 21 मार्च मैंने ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र कर दिया है। इसमें 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को थोड़ा गर्मी भी पड़ता है। इन दिनों में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। याद रखिएगा, कहीं शुरुआत होती है तो कहीं खत्म होती है। इस दोनों कंडीशन में चालू होता है, जैसे मैं आप यहाँ समझ पाइएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये मार्च से आपके जून की तरफ बढ़ेगा तो अंतिम छोटे 21 जून तक आता है। मान के चलिए कि अगर 20 जून आ जाए तो भैया गर्मी तो पड़ेगा ही। अगर बात आ जाए यहाँ पर 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक, अगर 22 सितंबर की बात अगर कर दी जाए तो 22 सितंबर तक तो भाई गर्मी तो पड़ेगा ना। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि इनके अंतिम छोड़ में भी गर्मी की स्थिति बनी रहती है। आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अगले पॉइंट की तरफ जस्ट वेट माय डियर। चलिए, उष्ण कटिबद्ध पट्टी, ये तो बात सारे हम समझा दिए हैं, इसमें हम लोग समझ गए तकरीबन। चलिए, शीत कटिबद्ध हो गया। चलिए, ये मैटर खत्म हो गया। यहीं पर ये पॉइंट मैंने आपका डिस्कशन करके पूरा का पूरा समझा दिया। वहीं पर आपको शीतोष्ण क्या है, शीत कटिबद्ध क्या है, ये बात मैंने आपको बता दिया है, इसी के बारे में जिक्र किया गया था। अब अगले थोड़े 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है इसको भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी बहुत आपकी इंपॉर्टेंट बिंदु को रखा गया है। इसको बताने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ थोड़ा और नीचे। चलिए, ये वाला हिस्सा देखिएगा। ये वाले हिस्से में आपको समझ में आएगा। याद रखिएगा कि भारत जो अवस्थित है ये आपके उत्तर पूर्व में अवस्थित है। याद रखिएगा, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। क्लियर है? इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर पूर्व में अवस्थित है तो अक्षांश और देशांतर क्या है। देखिएगा, अक्षांश और देशांतर क्या है ये बात आपको समझना होगा। जब पृथ्वी को हम एक गोला का रूप में मानते हुए देखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लंबा लंबा लाइन इसमें दिखेगा, इस लाइन को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं।
और जो लेटा हुआ लाइन दिखेगा ना, उसे हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। और यही दो लाइन एक जगह और स्थिति को बताने का प्रयास करती है। खासकर देशांतर को स्थिति और समय निर्धारण करने की दिशा बताया जाता है। मतलब कहा जाता है कि देशांतर रेखा जो होती है ना, वह समय को और साथ में उस जगह की स्थिति को बताने का काम करता है। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा, प्रश्न बन सकते हैं। अब मेरा कहना यह है कि जो हमारा भारत है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि देशांतर है। और ये लेटा हुआ है, यानी यहां पर कहने का मतलब है कि पश्चिम से पूरब कहिए या पूरब से पश्चिम कहिए, ठीक है, पूरब से पश्चिम हो या पश्चिम से पूरब हो, ये आपकी अक्षांश है, ठीक ना। और ये देशांतर है, ये अक्षांश, ये देशांतर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात यहां पर कर लेते हैं कि अगर प्रश्न ये पूछे कि हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में कहां अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश में कहां अवस्थित है। मैं अक्षांश शब्द क्यों बोल रहा हूं, इसका जिक्र मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में कर चुका हूं, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। अक्षांश में अवस्थित है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कितने डिग्री पर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट। इस एक का मतलब होता है 60 और डबल का मतलब होता है सेकंड, तो सिंगल है तो हम लोग मिनट में जानेंगे। यानी 68.7 मिनट से प्रारंभ होता है, वो भी गुजरात के इलाके से। और यहाँ पर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर आपका 97 डिग्री 25 मिनट का ये डिस्टेंस कवर करता है। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल होता है वो 2 आवर्स, 2 घंटे का होता है। अब बात यह आ गया कि भैया 2 घंटे का समय का अंतराल है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम जोन भी बनाया गया, और स्टैंडर्ड टाइम जोन इसलिए बनाया गया कि पूरे भारत में जो समय होगा एक ही समय होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि गुजरात में अभी यहाँ पर सुबह 6 हो रहा है तो 2 घंटे बाद यहाँ पर सुबह 6 बजेंगे। ऐसी स्थिति अगर बन जाए तो कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, आप कोई भी शेड्यूल को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक टाइम लाइन बनाया गया, स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया, जिसको कहां वो कितने डिग्री पर अवस्थित किया गया, याद रखिएगा, इसको अवस्थित किया गया 82.5 डिग्री पर। और 82.5 डिग्री पर इसे फाइनल माना गया, ठीक ना, इससे फाइनल माना गया। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ऐसे गुजरती है, ठीक ना। इस टाइम जोन में कहां से गुजरती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने जो अभी बताया है इसको यहां पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आइए ये ध्यान दीजिएगा। 82.5 डिग्री पर जो है यही लाइन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन। भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन अगर पूछे जाए तो आप उसका आंसर 82 डिग्री 30 मिनट दे सकते हैं, या फिर 82.5 डिग्री आप बोल सकते हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट को हम लोग इसमें ध्यान दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि गुजरात से लेकर अरुणाचल तक पूरी भारत की अगर लंबाई पूछ ली जाए तो याद रखिएगा 29-33 किलोमीटर होता है। अगर आपको ये अक्षांश दिखाई दे रहा है, अगर ये पूछा कि बताइए कन्याकुमारी से लेकर और आपके जम्मू कश्मीर तक टोटल कितने डिस्टेंस होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 32-14 होते हैं, यानी 32-14 किलोमीटर में होते हैं। तो अब इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर थे, इसको जानना जरूरी था। स्टैंडर्ड टाइम जोन कितने डिग्री पर है, और स्टैंडर्ड टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारा भारत 5.5 घंटा, याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक ना, आगे चलता है। और कहाँ से चलता है, ग्रीनविच टाइम जोन से। कहाँ से चलता है, ग्रीनविच टाइम जोन से, जो लंदन में अवस्थित है। लंदन में एक टाइम जोन बनाया गया, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं, और उसको समझ लीजिए तो मेरे ख्याल से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये इलाका ग्रीनविच हो गया, ये इलाका कितना हो गया, ग्रीनविच हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। तो ग्रीनविच जो इलाका है इसको 0 डिग्री माना गया, ठीक ना, ये 0 डिग्री पर है। अगर 0 डिग्री से अपने दाएं तरफ आप अगर बढ़िएगा तो ये प्लस जोन होगा, और बाएं तरफ आपने बढ़िएगा, यानी आप अपने आप को सेंटर मानते हुए बाएं तरफ आप बढ़िएगा तो आपको ये माइनस जोन देगा, ये प्लस जोन देगा, यानी इधर घटेगा, ठीक ना, इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, तो यानी ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ। तो हमारा जो भारत है, हमारा भारत यहाँ पर अवस्थित है 5.5 घंटा आगे की तरफ है। यानी कहने का मतलब है कि अगर रात को 12 बजेंगे कहाँ पर, लंदन में, तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे, 5:30 बजे सुबह होंगे, ठीक ना, 5:30 बजे सुबह होंगे। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसी स्टैंडर्ड टाइम के जोन के थ्रू हम लोग हर एक देश का अलग अलग टाइम जोन निर्धारित किए हैं। जैसा कि 5.5 घंटा आप देख सकते हैं कि भारत आगे है। ठीक इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 घंटा की बात कर रहा है, ठीक ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा चाइना 8 घंटा आगे चल रहा है, पाकिस्तान 5 घंटा आगे चल रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान 4.5 घंटा चल रहा है, इसी तरह से म्यांमार जो है वो 6 घंटा चल रहा है आगे, बांग्लादेश है वो 6 घंटा चल रहा है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हर एक देश का अपना अलग अलग टाइम होता है, और ये टाइम निर्धारित कहाँ से होता है, ग्रीनविच टाइम जोन से। यानी ग्रीनविच टाइम जोन को 0 समय मानते हुए हम आगे और पीछे की तरफ चलते हैं। हम अपने
हाथ से दाहिने तरफ चलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो घंटा होगा वो बढ़ेगा, और बाएं की तरफ चलेंगे वो घंटा हमेशा घटेगा। ये फुल डिस्कशन आपको इसमें निर्धारित कर दिए गए। कुछ और पॉइंट है, इसको भी देख लीजिएगा। भारत पूरे विश्व में कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर अवस्थित है। और इसको याद कैसे रखना है? याद रखिएगा, इसको रसिया, ठीक ना, और इसको कनाडा, ठीक ना। कनाडा के बाद आ गया यहाँ पर चाइना, यहाँ पर आ जाइए आपका यूएसए, ठीक। यूएसए के बाद चाइना आ गया, इसके बाद यहाँ पर आइए ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आ जाइए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। यहाँ पर देखिए कैसे होता है, रसिया के ठीक सामने कनाडा है तो कनाडा हो गया, कनाडा के बाद ठीक यहाँ पर आइए चाइना हो गया, चाइना के बाद ठीक इधर आइए यूएसए हुआ, यूएसए के ठीक नीचे आइए तो ब्राज़ील हुआ, ब्राज़ील के ठीक सामने सामने आइए तो ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर चलिएगा तो भारत हुआ। ये आपका ऐसे अवस्थित है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यानी रसिया सबसे पहले है, कनाडा बाद में है, यूएसए तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे ब्राज़ील है, समाप्त कीजिएगा, चौथे नंबर पे चाइना है, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। क्लियर है? और यहाँ पर ऑलरेडी इसका जिक्र भी किया गया है, आप इसे अच्छे ढंग से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से और कुछ एक्स्ट्रा नहीं छूटा, मतलब कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा हुआ है तो इसको थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखिएगा, स्थल सीमा रेखा जो है आपका कुल 15,200 किलोमीटर है। स्थल रेखा जो है वो आपका 15,200 किलोमीटर है। अब वही अगर तटीय क्षेत्र की बात की जाए तो तटीय क्षेत्र जो आपके हैं वो आपके 75-16, याद रखिएगा, 75-16.6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो भारत का मैप है, भारत का मैप है, यानी भारत के मैप को हम लोग यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यानी ये जो नीचे वाला इलाका है, जो पूरे के पूरे तटीय इलाका है, ये तटीय इलाका कितने हैं आपके? 75-16.6 किलोमीटर। और बात कर जाए कि स्थलीय इलाका, ये पूरा इलाका जो है वो आपको 15,200 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे लंबा जो सीमा लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना? आपका बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है वो सीमा आपको 40-96 किलोमीटर में लगता है, और सबसे कम जो लगता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के जो सीमा लगता है वो काफ़ी लंबा लगता है, और यहाँ पर सबसे कम किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है। अब बात कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तो हम लोग अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। जय हिंद।